हे गाइस, वेलकम टू सोर्स पॉइंट। माई सेल्फ ऋषिका। आज अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वीज़ एंड आइस के करंट अफेयर्स, जो कि हमारी जून मंथ की है। तो हमारी पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे कवर हो चुकी है। आज हम लोग यहाँ पे आईआर की टॉपिक देखने वाले हैं। इंटरनेशनल काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले जो यहाँ पे मुद्दा है वो है इंडिया ऑस्ट्रेलिया की रिलेशन। सेकंड इज़ ई डिप्लोमेसी। बहुत ही अच्छी ये आर्टिकल है, इसमें आप लोगों को काफ़ी कुछ पता चलेगा और इसमें आपको फॉर अगेंस्ट सब कुछ पता चलेगा कि ई डिप्लोमेसी कितने हद तक सही है, कितने हद तक नहीं है। इंडिया एनर्जी कॉपरेशन विद नेबरिंग कंट्रीज़ देखेंगे, फिर यूएनएससी क्योंकि इंडिया को इलेक्ट किया गया है नॉन परमानेंट मेंबर में, और साथ ही साथ यूरोपियन यूनियन वियतनाम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट देखेंगे। सो बहुत सारी इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाली है इंटरनेशनल रिलेशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले पॉलिटी एंड गवर्नेंस कंप्लीट हो चुकी है। जिस किसी ने देख लिया है उनके लिए कुछ क्वेश्चंस है आप लोग के लिए रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। आप लोग आंसर ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, और जिन लोगों ने नहीं देखा है बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लेलिस्ट में आकर आप लोग डिफरेंट मंथ की लेसन्स देख सकते हो। तो पहले लेसन्स देख लीजिएगा, उसके बाद आप लोग यहाँ पे आंसर भी कर सकते हो। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, फिर हम लोग यहाँ पे अपने टॉपिक पे आते हैं। तो ये 3 क्वेश्चन है। सबसे पहला है कि आपको बताना है कि कस्टोडियल वायलेंस किसे कहते हैं। ट्राई टू राइट इन योर ओन लैंग्वेज। ओके, बस इसको एक्सप्लेन करने का कोशिश कीजिए कि आप क्या समझते हो कस्टोडियल वायलेंस। ठीक है। सेकंड है कि कुछ कमिटीज़ का नाम बताना है पुलिस रिफॉर्म के लिए। आपको पता है कि काफ़ी लंबे समय से अब तक जो है काफ़ी ज़्यादा पुलिस रिफॉर्म की कमिटीज़ फॉर्म हुई है, उनकी रिकमेंडेशन निकल कर आई है। इवन सेकंड एआरसी की भी रिकमेंडेशन है, बट अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग को पता होना चाहिए कि कौन कौन से कमिटीज़ आए हैं। थर्ड वन इज़ व्हाट इज़ अंगीकार कंपेंज। ये कंपेंज क्या है, किससे रिलेटेड है और किस स्कीम के अंदर आया है, ये भी आपको बताना है। ओके, तो चलिए अब हम लोग अपने टॉपिक पे चलते हैं। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशन। ठीक है। रिसेंटली जो है फर्स्ट ऐसी यहाँ पे वर्चुअल बायलेटरल सबमिट हुआ है, जो कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुई है। की आउटकम्स देखते हैं कि ये जो सबमिट हुआ है, वर्चुअल सबमिट कहने का मतलब क्या होता है कि ऑनलाइन हुआ है। जैसे आप लोग अभी देख रहे होंगे कि जैसे मेरे लेसन्स आप लोग देख रहे हो, तो ये तो आपका ऑनलाइन ही है, बट यहाँ पे क्या है कि मैं आपको नहीं देख पा रही हूँ, आप मुझे नहीं देख रहे हो। बट अगर ये लेसन मैं जूम में लूँ तो जूम में क्या होगा कि आप मुझे देख पाओगे, मैं आप लोगों को देख पाऊंगी, वहाँ पे क्लासेस लूँ तो वो क्या हो गया कि एक वर्चुअल क्लासरूम हो गया। ओके, तो वही वर्चुअल सबमिट होता है जिसमें कि एक दूसरे के सामने जो है ऑनलाइन ये लोग अपनी सबमिट को कंडक्ट किए हैं। तो सबमिट में क्या क्या आउटकम्स निकल कर आया। सबसे पहला यहाँ पे जो बायलैटरल स्ट्रैटेजिक जो पार्टनरशिप है वो भी किस लिए, तो कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के लिए यहाँ पे निकल कर आया। बायलैटरल कहने का मतलब है कि 2 कंट्री, मल्टीलैटरल कहने का मतलब है कि अगर 2 कंट्री, 2 ऑर्गेनाइजेशन, 2 स्टेक होल्डर से ज़्यादा अगर यहाँ पे आपका मीटिंग हो रहा है तो उसको मल्टीलैटरल कहते हैं, और जब 2 लोग, 2 गवर्नमेंट, 2 कंट्रीज अगर बात करते हैं तो उसको हम लोग बायलैटरल कहते हैं। एलिवेटेड 2+2 इंगेजमेंट, वो भी यहाँ पे लेवल ऑफ फॉरेन एंड डिफेंस मिनिस्टर का और सेक्रेटरी लेवल से, जहाँ पे स्ट्रैटेजिक डिस्कशन हो सके वो होगा आगे आने वाले हर एक 2 साल में। तो इंडिया ऑलरेडी इस तरीके के मैकेनिज्म जो है यूएसए के साथ, साथ ही साथ जापान के साथ लेकर चल रहे। 2+2 कहने का मतलब क्या होता है कि इंडिया की तरफ से 2 लोग होंगे जो कि एक फॉरेन मिनिस्टर होंगे, एक डिफेंस मिनिस्टर होंगे, और अनदर 2 का मतलब है कि यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की तरफ से 2 मिनिस्टर होंगे, दैट इज़ फॉरेन मिनिस्टर एंड डिफेंस मिनिस्टर। ये दोनों आपस में बात करेंगे। ठीक है। तो 2+2 डायलॉग जो है हम लोग यूएसए के साथ यहाँ पे करते हैं, साथ ही जापान के साथ भी करते हैं। फाइन। एमओयू अगर हम लोग देखें, मेंबर ऑफ अंडरस्टैंडिंग, किस किस फील्ड में यहाँ पे कॉपरेट किया जा रहा है, तो माइनिंग और क्रिटिकल और स्ट्रैटेजिक मिनरल्स के प्रोसेसिंग में। म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट है जिसको साइन किया गया था। जॉइंट डिक्लेरेशन किया जा रहा है कि यहाँ पे मैरीटाइम कॉपरेशन के ऊपर, जो कि इंडो पैसिफिक वाले रीजन में देखने को मिलेगा। तो ये सारी बातें यहाँ पे की गई हैं। अब यहाँ पे मेन देखते हैं कुछ रिलेशन कि हमारा और ऑस्ट्रेलिया का रिलेशन कैसा है। तो इस मैप में थोड़ा देख लीजिए कि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया है का। हालांकि ये मैप दूसरी है, ये ट्रेंचेस वगैरह आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए, ये हमारी इंडिया है, ठीक है, एशिया का पार्ट, और ये ऑस्ट्रेलिया है। तो इंडियन ओशन में ही आप लोगों को देखने को मिलेगा कि दोनों कंट्री जो है यहाँ पे बाउंड्री शेयर करती है इंडियन ओशन में। तो थोड़ा बहुत लोकेशन ध्यान रखना है। अब यहाँ पे जो आपका ट्रेंचेस वगैरह है, तो आइए थोड़ा देख लेते हैं इसे भी। यहाँ पे देखिएगा, जापान के पास जो है आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे कुरिल ट्रेंच है, मराना ट्रेंच है, ठीक है, मरियाना ट्रेंच है, जापान ट्रेंच है। ठीक है। उसी के बाद आपको जो है ईस्ट एशिया में साउथ चाइना सी है ये, ठीक है, ये ईस्ट चाइना सी है, तो यहाँ पे रियोकुकू ट्रेंच देखने को मिलेगा। फिलीपींस के पास आपको फिलीपींस ट्रेंच देखने को मिलेगा। तो ट्रेंच क्या होती है, समुद्र की गहराई, ठीक है, गहराई एकदम से जो गहराई होती है उसको ट्रेंच कहते हैं। और ये आप लोग को पैसिफिक ओशन में भी देखने को मिलेगा, इंडियन ओशन, साथ ही साथ अटलांटिक ओशन में भी। ओके, तो ध्यान रखना है, ये भी ये ज्योग्राफी का पार्ट आता है। कभी ट्रेंच पढ़ाने का मौका मिला तो मैं ज़रूर इसको डील करूँगी। चलिए आइए टॉपिक पे आते हैं।
तो बैकग्राउंड देख लेते हैं, पहले रिलेशन को समझने का कोशिश कीजिए, क्योंकि काफ़ी लंबे समय के बाद मुझे ऐसा लगता है कि मैं इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की रिलेशन आप लोग के सामने रख रही हूँ। काफ़ी ज़्यादा जो है हर कई कंट्रीज़ के साथ हम लोग लगभग देख चुके हैं, बट ये बहुत ही ज़्यादा दिन हो गया। तो पहले थोड़ा सा ब्रशअप कर लेते हैं कि रिलेशन कैसी है। कोल्ड वॉर पीरियड के ही टाइम से अगर हम लोग देखें तो ऑस्ट्रेलिया जो था वो यूनाइटेड स्टेट का क्लोजेस्ट अलाई था, यानी कि जो ऑस्ट्रेलिया के द्वारा जो साथ दिया जाता था वो यूएसए का साथ देते थे, और इंडिया जो है नॉन अलाइनमेंट था। कोल्ड वॉर में क्या हुआ कि दो गुट बन गए, एक यूएसए का गुट बन गया, एक यूएसएसआर का गुट बन गया। अब सारे कंट्री के पास इस तरीके का ऑप्शन था कि यूएसए के साथ आके मिल जाए या फिर यहाँ पे यूएसएसआर के पास आके मिल जाए। लेकिन इंडिया के द्वारा क्या यहाँ पे अपनाया गया कि इन दोनों पावरफुल कंट्री के साथ नहीं आके मिलना है, क्योंकि ऑब्वियस है कि इंडिया के ऊपर जो है ब्रिटिश के द्वारा काफ़ी लंबे समय तक जो है शासन किया गया। तो इंडिया उस चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा जो है परेशान हो चुके थे, और इंडिया चाहते थे कि वो अपने कंट्री की जो संप्रभुता है उसको मेंटेन करके रखे और अपनी इंडिपेंडेंसी लेकर आए। तो उसके लिए इंडिया के द्वारा क्या किया गया कि बेटर है कि वो सोचे कि इंडिपेंडेंट रहना है, ना ही यूएसए के साथ जुड़े ना ही यूएसएसआर के साथ जुड़े। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के साथ किसी का साथ दिया गया तो ऑस्ट्रेलिया जो है यूएसए के साथ आकर जुड़ गए थे। फिर इसके बाद जो कोल्ड वॉर का एंड हुआ और फिर उसके बाद मेजर इकोनॉमिक रिफॉर्म लाया गया 1991 में, जिसको एलपीजी रिफॉर्म कहते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ये फर्स्ट पॉजिटिव मूव दिखाया गया जिसमें कि डेवलपमेंट होगा जितने भी क्लोजर टाइज है इन दोनों नेशन के बीच में। इससे क्या हो पाया कि ये जो आपका इंडिया का जो न्यूक्लियर स्टेटस है, यानी कि अलग होने वाला जो स्टेटस है, ये लंबे समय तक नहीं हो पाया। और फिर भी जो इंडिया का यहाँ पे पक्ष था कि एनपीटी में ज़्यादा देर एनपीटी में जाके नहीं जुड़ना है, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी में, तो ये जाकर जो है इंडिया अभी तक नहीं साइन किया गया इंडिया के द्वारा। तो इससे क्या हुआ ना कि ऑस्ट्रेलिया को यहाँ पे इंडिया के अगेंस्ट में खड़ा होना पड़ा। और इंडिया के अगेंस्ट में क्यों? क्योंकि 1998 में न्यूक्लियर टेस्ट हमारे यहाँ किया गया, हमारे द्वारा किया गया, तो ऑस्ट्रेलिया जो है इसके अगेंस्ट में खड़ा हो गया। तो 21st सेंचुरी में क्या हुआ कि चेंजिंग हो रहा है, यहाँ पे ग्लोबल सिनेरियो चेंज होने को दिख रहा है। ऑस्ट्रेलिया जो है ना वो इंडिया को एज ए मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्टनर के जैसा देख रहे हैं, क्योंकि रीजनल सिक्योरिटी है, साथ ही साथ स्टेबिलिटी भी है। इंडियन ओशन वाले रीजन में ही आपको दोनों कंट्री देखने को मिलेंगे, तो रीजनल सिक्योरिटी के पर्पज से इंडिया जो है आज के डेट में बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनर बन गए हैं। इससे क्या है कि यहाँ पे बायलैटरल रिलेशंस जो है और ज़्यादा मजबूत होंगे, स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप होगी जिसमें कि जॉइंट डिक्लेरेशन होगा सिक्योरिटी कॉपरेशन का, वो भी 2009 में। तो ये ऑलरेडी ऐसा हो चुका है। अगर हम लोग इकोनॉमिक और कमर्शियल रिलेशन देखें कि हम दोनों के बीच में कैसा है, तो बायलैटरल गुड्स और सर्विसेज टैक्स देखें दोनों कंट्रीज़ के बीच में, तो 2018-19 में कितना था, तो $30 बिलियन तक का था। और ये टू वे इन्वेस्टमेंट का जो लेवल है ये 2018 में $30.7 बिलियन था। तो यानी कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि थोड़ा बड़ा है, 30.3 था पहले, उसके बाद 2018 में ये आपको देखने को मिलेगा कि थोड़ा घट गया है। ठीक है, टू वे इन्वेस्टमेंट जो था वो यहाँ पे 30.7 बिलियन है। और यहाँ पे हम दोनों के बीच में जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज जो ट्रेड है, जीएसटी नहीं, गुड्स एंड सर्विसेज जो ट्रेड है दोनों कंट्री के बीच में, वो $30 बिलियन तक का है। अगर 2018 की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के द्वारा एक अनाउंस किया गया था जिसमें कि ऑल इंडिया जो इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी है 2035 तक का, इसको इम्प्लीमेंट करना है। एक विजन डॉक्यूमेंट है जिसमें कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की जो बायलैटरल टाइज है उसको और ज़्यादा अच्छा खासा शेप देना है। इंडिया के द्वारा भी यहाँ पे प्रिपेयर किया जा रहा है ऑस्ट्रेलिया की इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी पेपर, और वो भी इसी तरीके का है। यानी कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया जो है ना एक साथ आए हैं और उसके बाद अपनी रिलेशन को और ज़्यादा बूस्टअप करने के लिए एन इंडिया इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी को लेकर आया गया है, जिसमें कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के रिलेशन और ज़्यादा बेटर हो सके। दोनों कंट्रीज़ के द्वारा ये डिसाइड किया गया कि वो री इंगेज होंगे और कॉम्प्रिहेंसिव यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कॉपरेशन एग्रीमेंट में बात करेंगे। और ये बात स्टार्ट हुआ था 2011 में, और ये लास्ट कब हुआ था, 2015 तक ही रहा था, लेकिन अभी फिर इसको आगे ले जाया जाएगा। तो ये है क्या, इसके बारे में देख लेते हैं। ये जो है कुछ कंसर्न भी बताया जा रहा है, जिसको सबसे पहले इसी की बात है, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कॉपरेशन एग्रीमेंट। ये आज तक जो है ना इनकंक्लूसिव है, यानी कि 9 राउंड की, यहाँ पे 9 राउंड की नेगोशिएशन हो चुकी है, लेकिन अभी तक जो है ना इसमें कंक्लूड नहीं हो पाया। इसमें जो आप कहते हो ना कि कोई भी सबमिट होता है, कोई भी बातें होती है, तो उसमें जो है आपका कंक्लूड होता है, बताया जाता है कि किस किस मुद्दे पर बात हुआ, क्या क्या एग्रीमेंट साइन हुई, बट अभी तक यहाँ पे जो है ना कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कॉपरेशन एग्रीमेंट में किसी भी तरीके का आपका कंक्लूजन निकल कर नहीं आया। साथ ही इंडिया जो है वो यहाँ पे ऑप्ट किया हुआ है इंडिया के द्वारा कि रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमी पार्टनरशिप से वो बाहर है। कुछ और भी थिंग्स है, जैसे कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया जो है ना वो यहाँ पे अग्री नहीं है। और अग्री किस किस टॉपिक पे नहीं है, तो मार्केट एक्सेस जो कि एग्रीकल्चर और डेयरी प्रोडक्ट के ऊपर है, तो इन दोनों के द्वारा जो है इसमें भी अग्री नहीं हो सकते। ऑस्ट्रेलिया जो इकोनॉमी है वो हेवली डिपेंडेंट है चाइना पे, और आपको पता है कि जो भी कंट्री चाइना पे डिपेंडेंट होती है वो ऑब्वियस है कि इंडिया का साथ कम देते हैं। साथ ही साथ आप लोग देखोगे कि ऑस्ट्रेलिया जो है लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है चाइना का, और साथ ही साथ यहाँ पे 26% जो ट्रेड है ना वो वर्ल्ड का यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया और
चाइना का होता है। तो आप लोग समझ सकते हो कि जो कंट्री यहाँ पे चाइना के साथ बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर पे डिपेंडेंट होते हैं वो कभी भी जो है ना इंडिया के साथ एक बेटर रिलेशन नहीं लेकर आएंगे, क्योंकि चाइना क्या करता है कि एक अपना चाइना कार्ड खेलता है जिसमें कि उनकी बेनिफिट होती है। चाइना को जहाँ लगता है कि वो उसका बेनिफिट हो सकता है, जहाँ लगता है कि उसकी पावर और ज़्यादा एक्सपेंड हो सकती है, वो वही काम करता है। तो ये एक कंसर्न है जो कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के रिलेशन में देखने को मिल रहा है। तो इकोनॉमिक और कमर्शियल रिलेशन समझ गए, अब डिफेंस और सिक्योरिटी कॉपरेशन देखते हैं दोनों कंट्री में कैसी है। सिविल न्यूक्लियर कॉपरेशन जो है एग्रीमेंट साइन किया गया था 2014 में दोनों कंट्रीज़ के बीच में। इंडिया को भी यहाँ पे सिक्योर किया गया था कि वो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम ले सकते हैं। दोनों के द्वारा साइन किया गया था म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी, एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी और सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट। मैरीटाइम सिक्योरिटी कॉपरेशन भी ये देखने को मिला जिसमें कि जॉइंट एक्सरसाइज होता है हम दोनों के कंट्रीज़ में। और ऑस इंडेक्स है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया इंडिया और डेक्स है 2019 का। ऑस्ट्रे हिंद है, एक्सरसाइज पीच ब्लैक है। ककार्डू बाइनियल यहाँ पे एक्सरसाइज है जिसको ऑस्ट्रेलियन नेवी के द्वारा होस्ट किया गया था। तो ये सारे एक्सरसाइजेज है या फिर आप लोग कह सकते हो कि एक्सरसाइजेज ही है। तो ये याद रखना है कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होता है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में अगर हम लोग देखें तो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की जो स्ट्रैटेजिक रिसर्च फंड है वो यहाँ पे 2006 में इस्टेब्लिश हुई थी साइंटिस्ट के लिए, जिससे कि यहाँ पे लीडिंग एज मिल सके, यानी कि रिसर्च में एक अच्छा खासा जो है हम लोग आगे बढ़ सके। एग्रीमेंट हुआ है साइबर और साइबर अनेबल जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है उसका भी साइन किया गया था रिसेंटली, जिससे कि जो कॉपरेशन है कुछ डिजिटल इकॉनमी, साइबर सिक्योरिटी, क्रिटिकल और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के फील्ड में हो सके। ग्लोबल कॉपरेशन देखें तो चाइना का जो एग्रेशन और एसेटिव यहाँ पे फॉरेन पॉलिसी है ये काफ़ी कॉमन कंसर्न है, हम लोग जानते ही हैं। और साथ ही साथ दोनों जो है ना यहाँ पे उनके द्वारा एक इंटरेस्ट शेयर किया गया है किसमें, तो फ्री ओपन इंक्लूसिव और रूल बेस्ड इंडो पैसिफिक रीजन में। ऑस्ट्रेलिया की जो पैसिफिक सेटअप है और इंडिया का जो फोरम है इंडो पैसिफिक आइलैंड कॉपरेशन, ये इनकी कॉपरेशन को रीअफर्म करता है साउथ पैसिफिक रीजन में। साथ ही दोनों कॉपरेट करते हैं कौन से कहाँ पे, तो मल्टी लैटरल फोरम है, जैसे कि क्वाड सिक्योरिटी डायलॉग आप देखते हो कि इसमें 4 कंट्री है, एक हमारे इंडिया, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया है, तो इसमें दोनों कंट्री है। इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन है, इसमें दोनों कंट्रीज देखने को मिलेंगे। एशियान रीजनल फोरम है, G20 है, ईस्ट एशिया सबमिट है। तो ये सारे कुछ ऐसे कॉमन आपके सबमिट है जिसमें कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों एक साथ जो है कॉपरेट करते हैं। पीपल टू पीपल रिलेशन अगर हम लोग देखें तो हमारे इंडियन डायस्पोरा, कहने का मतलब है कि जो इंडियन के सिटीजन्स हैं वो जाकर रहते हैं ऑस्ट्रेलिया में भी, और एस्टिमेट लगाया जाता है कि नियरली 7 लाख, यानी कि फास्टेस्ट ग्रोइंग हो रहा है ऑस्ट्रेलिया में। और एक तो आपको देखने को मिलेगा कि पॉजिटिव फैक्टर है बायलैटरल रिलेशन के लिए, क्योंकि आप लोग जानते हो कि दो आपके कंट्री के बीच में एक अच्छा खासा रिलेशन तभी बनता है जब लोग जो है ना एक दूसरे के कंट्री में रहते हैं। जब एक दूसरे के कंट्री में रहते हैं तो इंडिया का क्या कंसर्न है कि हमारे इंडियंस जो है जाकर ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं, यानी कि इंडियंस जो ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं, तो इंडिया को ज़रूरी है कि ऑस्ट्रेलिया के साथ जो रिलेशन है वो ठीक करके रखे, नहीं तो अदरवाइज़ जो हमारे सिटीजन्स वहाँ पे रह रहे हैं उनको किसी ना किसी तरीके से बॉदर किया जा सकता है, परेशान किया जा सकता है। सेकंड यहाँ पे स्टेप क्या है, सेम यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की तरफ से भी होगा कि कुछ ऑस्ट्रेलियन अगर हमारे यहाँ इन्वेस्ट करते हैं तो उनके लिए भी जो है ऑस्ट्रेलियन क्या सोचेंगे कि चलो इंडिया के साथ रिलेशन सही करते हैं, अदरवाइज़ जो उनका इन्वेस्टमेंट है, उनकी जो वहाँ पे सेटलमेंट है, उनके पढ़ने आते हैं बच्चे अगर हमारे इंडिया में किसी भी तरीके से आते हैं, जॉब के लिए आते हैं, कुछ भी आते हैं, तो उनका क्या है कि उनकी एक कंसर्न होती है कि वो अपने ऑस्ट्रेलियन लोगों के लिए जो है ख्याल रख सके। इसके लिए उनको क्या करना होगा कि इंडिया के साथ रिलेशन मेंटेन करना होगा। सेकेंड चीज़ किस चीज़ पर यहाँ पर डिपेंड करता है, तो ट्रेड। अगर दोनों कंट्री में अच्छा खासा ट्रेड हो रहा है, दोनों कंट्री जो है ना मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन की जो बातें हैं उसमें वो सहमत करते, ज़्यादा से ज़्यादा सबमिट के अगर मेंबर है, अच्छा खासा जॉइंट एक्सरसाइज हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी एक बेटर आउटलुक देती है, जिससे कि आप समझ सकते हो कि दो कंट्री के बीच में जो रिलेशन है वो बेटर होगा। ऑलमोस्ट 1 लाख इंडियन स्टूडेंट है जो कि यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में पढ़ने के लिए इनरोल हुए हैं। और न्यू कोलंबो जो प्लान है जिसका एम है कि यहाँ पे बढ़ाना, यानी कि इंडो पैसिफिक रीजन में जो एक्सचेंज है उसको यहाँ पे बढ़ाना है ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट का, ऑस्ट्रेलियन अंडर ग्रेजुएट का जो कि स्टडी कर रहे हैं और इंटर्नशिप भी अपना कंप्लीट किए हैं इंडिया में। तो दोनों तरीके से आपको देखने को मिलता है, इंडियन स्टूडेंट भी जाते हैं ऑस्ट्रेलिया पढ़ने, ऑस्ट्रेलियन के स्टूडेंट भी आते हैं यहाँ इंडिया पढ़ने और अपनी इंटर्नशिप कंप्लीट करने, तो दोनों का फ़ायदा है। साथ ही ऑस्ट्रेलिया एग्री कर रहे हैं कि किस तरीके से वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट यूनिवर्सिटी को जो है इंडिया में स्टैब्लिश करें। दिस इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ जो है ना एक अच्छा खासा वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट यूनिवर्सिटी हमारे इंडिया में स्टैब्लिश हो सके, इसके पीछे जो हाथ है वो ऑस्ट्रेलिया का है। कंक्लूजन में बताया जा रहा है कि जो प्रोस्पेक्ट है बायलैटरल रिलेशंस का वो रिकॉग्नाइज किया जा रहा है दोनों कंट्री में, जो कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रैटेजिकली यूजफुल भी है, इकोनॉमिकली काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी भी है और ईच अदर कंट्रीज़ के लिए ये न्यू एजेंडा है। तो हम लोग नेचुरल सिनर्जी को भी रिकॉग्नाइज करें
जो कि अब तक जो है पूरी तरीके से हम लोग एक्सप्लॉइट नहीं किए हैं। साथ ही अगर सेवरल कम्युनिटीज़ में देखें कि हमारे बीच में कॉमन चीज़ें बहुत ज़्यादा है, क्लोज अलाइन है हम लोग कुछ कुछ यहाँ पे वैल्यूज़ को लेकर। जैसे दोनों कंट्री डेमोक्रेटिक है, लिबर्टी बहुत ज़्यादा है, रूल ऑफ लॉ पे डिपेंडेंट है, ह्यूमन राइट्स पे वैल्यू फोकस करते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, यहाँ पे फ्री प्रेस है, मल्टीकल्चरलिज्म है। तो ये सारी ऐसी कुछ कॉमन पॉइंट्स है जिससे कि हम दोनों कंट्री जो है ना काफ़ी ज़्यादा एक सिमिलर फीचर्स शो करते हैं। और हम लोग अपने एंगेजमेंट को भी बढ़ा रहे हैं, जो कि बहुत सारे सेक्टर्स है, जैसे कि डिफेंस इंडस्ट्री है, कमर्शियल साइबर एक्टिविटीज़ है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आई होप कि आप लोग को यहाँ पे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की अच्छी खासी जो यहाँ पे इनके रिलेशंस है इसके बारे में आप लोग समझ पाए होंगे, काफ़ी अच्छे से पता भी चला होगा। एक यहाँ पे देख लेते हैं इसके बारे में जो इंडिया का यहाँ पे है, एन इंडिया इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी टू 2030। तो ये 3 पिलर स्ट्रैटेजी है जिसमें कि मेनली यहाँ पे फोकस किया जाएगा सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी में। यहाँ पे 10 सेक्टर और 10 स्टेट पे यहाँ पे आइडेंटिफाई किया जाएगा हमारे इंडियन मार्केट में, जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया भी कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस हैं। और मेनली यहाँ पे जो है ना एफर्ट्स पे फोकस किया जाएगा। एक फ्लैगशिप सेक्टर पे ये डिवाइड किया गया है, 3 लीड सेक्टर्स है जैसे कि एग्री बिजनेस है, रिसोर्स है, टूरिज्म है। 6 यहाँ पे प्रॉमिसिंग सेक्टर्स है जैसे कि एनर्जीज, हेल्थ, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पोर्ट, साइंस, इनोवेशन। 3 पिलर्स है जैसे कि इकोनॉमिक टाइज, जियो स्ट्रैटेजिक एंगेजमेंट एंड री थिंकिंग कल्चर है। तो ये सब सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी है दोनों कंट्रीज़ के बीच में। साथ ही ये इंडिया की ही है, तो आप लोग को ध्यान रखना है पूरी तरीके से। ओके, तो ये चीज़ों पे पॉइंट आप लोग देखिएगा अच्छे से। कमिंग टू द नेक्स्ट वेरी इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव आर्टिकल जो कि है ई डिप्लोमेसी। ठीक है, पहले समझते हैं कि ई डिप्लोमेसी होता क्या है। ठीक है कि दोनों कंट्रीज़ के बीच में जो है आप आपस में जितने भी डेलीगेट्स हैं, डिप्लोमेट्स हैं दोनों कंट्रीज़ के होते हैं, तो उनके बीच में जो है कम्युनिकेशन हो रहा है। और कम्युनिकेशंस जो है वो इंटरनेट का इस्तेमाल करके हो रहा है। ठीक है, वो लोग अपने एजेंडाज़ को यहाँ पे सेट करते हैं, कुछ गोल्स को डिस्कस करते हैं, ऑब्जेक्टिव को डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ों को कहते हैं डिप्लोमेसी। आगे बढ़ते हैं, आपको और भी चीज़ें पता चलेगी। जैसे पहली बार इंडिया ऑस्ट्रेलिया की वर्चुअल समिट हुई और कोविड-19 की क्राइसिस को देख के, क्योंकि अभी जो है इंटरनेशनल टूर अभी ख़त्म है पूरी तरीके से, सारे जितने भी आपके ऑर्गेनाइजेशनल सबमिट भी है वो भी ऑनलाइन ही हो रहा है, जैसे G20 के आप लोग देख सकते हो। तो इसमें भी आपका जो ये सबमिट हुआ है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का, इसमें एक बात निकल कर आया जो कि ई डिप्लोमेसी का कंसेप्ट। ठीक है, ग्लोबली बहुत सारे ऐसे नेशन हैं जो कि ई डिप्लोमेसी रूट्स को अपना रहे हैं और फॉरेन रिलेशंस के मोमेंटम के लिए। साथ ही अदर सबमिट भी देखें, जैसे कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्चुअल G20 लीडर सबमिट है, सार्क वर्चुअल सबमिट हुआ, नॉन अलाइनमेंट नैम सबमिट हुआ। तो ये सब कुछ जो है वर्चुअली ही हुआ, यानी कि इस तरीके से ऑनलाइन आपका हुआ। तो ई डिप्लोमेसी के बारे में डिटेल में देखते हैं। ई डिप्लोमेसी क्या है कि इंटरनेट का इस्तेमाल करके कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है नेशन का, और इसमें क्या है ना कि डिप्लोमेटिक गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को ये इस्टेब्लिश करने का कोशिश करेंगे और जो डिप्लोमेट्स का फंक्शंस है उसको कैरी आउट करेंगे। ये सारे फंक्शंस क्या क्या है? सबसे पहला है कि होम नेशन को रिप्रेजेंट करना है, प्रमोट करना है दोनों तरीके से, यानी कि बायलैटरल या फिर मल्टीलैटरल रिलेशंस है तो उसको इस्टेब्लिश करना है, अच्छा खासा कंस्यूलर सर्विस और सोशल इंगेजमेंट लेकर चलना है। तो यहाँ पे ई डिप्लोमेसी की बात समझ गए कि ठीक ऑनलाइन ही बात कर रहे हैं और ऑफलाइन नहीं बात कर रहे हैं। जितनी भी चीज़ें हैं, 2 कंट्री मान लीजिए इंडिया ऑस्ट्रेलिया बात करें तो दोनों कंट्री अपने वेलफेयर के बारे में बात करेंगे, एक दूसरे के वेलफेयर के बारे में बात करेंगे, साथ ही साथ जो है इस तरीके का प्रमोशन भी करेंगे। तो एडवांटेज क्या है? सबसे पहला एडवांटेज है कंटिन्यूम ऑफ डिप्लोमेसी एंड फिजिकल सेफ्टी इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन। फिजिकल सेफ्टी है क्योंकि आप लोग को पता है कि कोविड-19 की सिचुएशन चल रही है जिसमें कि हम लोग एक सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं, तो ये सबसे बेटर है ई डिप्लोमेसी की। इस समय में क्या है ना कि इस समय का क्राइसिस जो है जो कि पैंडेमिक है, तो ई डिप्लोमेसी क्या है कि फिजिकल कांटेक्ट करने से रोक रहे हैं। फिजिकल कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है लेकिन फिर भी हम लोग एक दूसरे को देख पा रहे हैं, कांटेक्ट हो पा रहा है। इकोनॉमिकली प्रूडेंट है क्योंकि आप लोग को पता है कि जब भी इंटरनेशनल टूर होता है किसी भी डिप्लोमेट्स का, मान लीजिए प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं या फिर हमारे कोई भी मिनिस्टर जाते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा खर्चे होते हैं। चाहे हम लोग दूसरे कंट्री में जाए या फिर हमारे कंट्री में कोई डिप्लोमेट आए, तो उससे क्या होता है ना कि ह्यूज इन्वेस्टमेंट होता है, ह्यूज आपका अमाउंट का जो है ना वहाँ पर डील होता है। तो ये सारे आराम से बच जा रहे हैं, बस एक इंटरनेट का पैसा आपको डलवाना है और उसके बाद जो है आराम से इस तरीके का टॉक आपका स्टार्ट हो जाता है। थर्ड है कि एफिशिएंट टाइम यूटिलाइजेशन है। अब भैया जाने आने में भी जो आपकी टाइम खत्म होती है, उसी बीच में जितने देर में जो है हमारे डिप्लोमेट से ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं या ऑस्ट्रेलिया के डिप्लोमेट हमारे यहाँ आ रहे हैं, उतने देर में तो आपकी वर्चुअल सबमिट खत्म भी हो जाती है कि नहीं? तो टाइम सेविंग भी फैक्टर है। साथ ही बहुत सारे जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उसमें आप देखोगे कि एनर्जीज जो है वो यहाँ पे ऑर्गेनाइजिंग विजिट हो रहा है,
फॉलो अप हो रहा है, ठीक है। ये वर्चुअल डिप्लोमेसी जो है ना, हाई लेवल इंगेजमेंट जो है लेस बर्डन सम देखने को मिल रहा है। यानी कि इंगेजमेंट तो अच्छा खासा बहुत हो रहा है और बर्डन इसमें कम देखने को मिल रहा है। मनी की बर्डन हो गई, टाइम की बर्डन हो गई, अरेंजमेंट की बर्डन हो गई, क्योंकि देखते हो आप लोग दूसरे डिप्लोमेट आते हैं, ऑस्ट्रेलियन के प्राइम मिनिस्टर आ गए, तो हमें जो है बहुत ज़्यादा अरेंजमेंट करना पड़ता है, बहुत सारे फोर्सेस सिक्योरिटीज़ लगाना पड़ता है। इवन आप लोग देखो कि डे टू डे लाइफ जो है वो ठप हो जाता है। जिस रोड से जो है वो लोग होकर आते हैं, जहाँ पे भी उनको जाना होता है, मान लीजिए दिल्ली में आ रहे हैं या फिर कोई और स्टेट में आ रहे हैं, तो वो सारे रोड को समटाइम्स ब्लॉक कर दिया जाता है फॉर लिमिटेड पीरियड ऑफ आवर। तो उससे क्या होता है कि कॉमन मैन की जो रेगुलर ट्रांसपोर्ट है वो समटाइम्स जो है आपका डिसरप्ट हो जाता है। सो दीज आर ऑल द थिंग्स विच कैन बी सेव इन वर्चुअल सबमिट ई डिप्लोमेट्स। ओके, चैलेंजेस क्या है? चैलेंजेस देखिए बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आप लोग को पता है कि साइबर सिक्योरिटी को लेकर आप लोग सोच सकते हो। अभी आप लोग देखते हो कि जो भी वीडियो चैट आप लोग करते हो, तो वो भी आपका जो है ना कहीं से भी सिक्योर नहीं है। इट कैन बी हैक्ड, और इसको जो है ना कोई भी आपका रिकॉर्ड भी कर सकता है, ठीक है। तो आप लोग देखते हो कि बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम भी हो रही है इस तरीके की चीज़ें, कि वीडियो जो आपका कॉलिंग वगैरह होता है उसकी आपकी हैक भी हो जाती है। तो जो भी आप लोग जैसे भी बात करते हो, जो भी करते हो, वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो जाती है, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात यही है कि अगर हम लोग इस तरीके से जो है ऑनलाइन सबमिट कर रहे हैं, हम लोग ऑनलाइन सबमिट में आप लोग समझ रहे हो जो बायलैटरल टॉक होता है दो कंट्री के बीच में, इतने बड़े डिप्लोमेट के बीच में, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और कॉन्फिडेंशियल टॉक होती है। उसमें जो भी आपका बात किया जाता है वो बहुत ही कॉन्फिडेंशियल होता है। इट शुड नॉट बी कम इन पब्लिक डोमेन। बट क्या पता कि साइबर हैक हो जाए, या फिर दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशंस है उसको हैक कर लिया जाए, रिकॉर्ड कर लिया जाए इलीगल तरीके से, तो इट कैन बी पब्लिश्ड इन पब्लिक डोमेन। सो इससे क्या होगा कि हमारी जो कॉन्फिडेंशियल कहते हैं, सिक्योरिटी कहते हैं, तो ये भी आपका जो है ख़त्म हो सकता है, प्रोडक्टिविटी कम हो सकती है। ई डिप्लोमेसी जो है ना, यहाँ पे फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं हो रहा है। आप लोग देखते हो कि जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप होता है बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का, वो ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाता। मैं एकदम सिंपल सा ले रही हूँ, मैं एकदम सिंपल सा एग्जांपल ले रही हूँ, प्लीज़ आप लोग हर्ट मत होना और इसमें आर्गूमेंट मत करना। बट ये इन जनरल है कि जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप होते हैं वो टिकते नहीं हैं। क्यों नहीं टिकते? उसमें आपका क्या होता है ना कि देखिए, जब तक आप लोग आमने सामने होते एक दूसरे को बेटर समझ सकते हो, बोलने का भी ज़रूरत नहीं होता है, लेकिन लोग समझ जाते हैं एक दूसरे के कि उनको क्या चाहिए। फेशियल एक्सप्रेशन मैटर्स अ लॉट, की कब अच्छा लग रहा है, कब बुरा लग रहा है, किस बात से सैड हो, एवरीथिंग कैन बी अंडरस्टूड। ओके, बहुत ही बेटर तरीके से हम लोग समझ सकते हैं। बट लॉन्ग डिस्टेंस में ये सारी चीज़ों की कमी होती है, ठीक है। तो यही चीज़ें हमारी रिलेशन में भी है। जब हम लोग दो कंट्री सामने आमने सामने मिलते हैं, तो आप लोग देखते हो कि बहुत जगह घूमने जाते हैं तो बहुत हमारी बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग हो जाती है, आपस में बात करते हैं तो बहुत अच्छा भी लगता है, एक गुड फीलिंग होती है। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं लैक है, वीडियो कॉलिंग में भी लैक है, वैसे ही यहाँ पे गवर्नमेंट भी फील करते हैं। तो प्रोडक्टिविटी ज़्यादा नहीं हो पाता, हार्ट एंड सोल जो है ज़्यादा नहीं मिल पाता। वर्चुअल सबमिट जो है ना, वो यहाँ पे जो ब्रॉडर पॉलिटिकल गोल है उसको फुलफिल नहीं कर सकता, बिगर ऑब्जेक्टिव नहीं है आता है यहाँ पे। साथ ही साथ मेजर आउटब्रेक्स और डील्स देखें तो यहाँ पे डायरेक्ट इन्वेंशन जो कि इंटरवेंशन जो कि लीडर का होता है वो यहाँ पे नहीं हो पाता। वर्चुअल सबमिट से क्या हो रहा है कि यहाँ पे आपका जो स्पॉन्टेनिटी है वो रिड्यूस हो रहा है, और कन्वर्सेशन है वो भी यहाँ पे आपका कम होता है। क्योंकि समटाइम्स क्या होता है कि आप लोग देखो कि सामने रहते हो तो खुल के बात करते हैं, क्यों? क्योंकि एक फ्रैंकनेस है, एक बिलीव है कि हम लोग जो बात कर रहे हैं वो कहीं भी बाहर नहीं जा रहा है। लेकिन वर्चुअल सबमिट कर रहे हैं तो कोई कहीं ना कहीं डर होता है डिप्लोमेट को कि मे बी इट कैन बी हैक्ड, इट कैन बी रिकॉर्डेड। तो ये सारी चीज़ें जो है माइंड में चलती है। तो मे बी ऐसा हो सकता है ना कि कोई डिप्लोमेट को किसी बात पे जो है कोई बहुत ही कॉन्फिडेंशियल बात करनी हो, वो नहीं कर पा रहे होंगे, ठीक है। तो ये भी होती है। साइबर सिक्योरिटी इश्यूज़ तो बहुत बड़ी है, जो कि अभी मैं बता ही चुकी हूँ इस पॉइंट को सबसे पहले। तो अब कोई भी नेशनल सिक्योरिटी के लिए ना काफ़ी ज़्यादा थ्रेटेंड होता है। तो ये सारे चैलेंजेस है, देखते हैं इसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं, देन ये जो है इस प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाएगा कि नहीं। कंक्लूजन में क्या है कि डिस्पाइट लिमिटेशंस और इनिशियल स्टेजेस में ई डिप्लोमेट जो है एक परसुएसिव और टाइमली सप्लीमेंट यहाँ पे काम कर रही है, जो कि हमारी ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी है। कंट्रीज़ इस तरीके की अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज़ कर सकते हैं कि वो ई डिप्लोमेसी की जो है उसको फॉलो अप करें डिस्कशन के लिए, जिससे कि इंटरेक्शन और जो इंगेजमेंट है वो बढ़ते रहे। क्योंकि देखिए कोविड-19 के टाइम में जो क्राइसिस होता है समटाइम्स, जैसे इस तरीके की जो पैंडेमिक क्राइसिस है, इसमें क्या है कि कोई और ऑप्शन नहीं है, बट द बेस्ट ऑप्शन इज़ वर्चुअल सबमिट, है कि नहीं, ई डिप्लोमेसी। तो इसको मेंटेन करना चाहिए। लेकिन अगर जब नॉर्मल सिचुएशंस आ जाती है तो फिर ये बिल्कुल सही है कि फेस टू फेस इंटरेक्शन करें। वो सारी चीज़ें जो हम लोग ट्रेडिशनल मेथड अपना रहे हैं वो अगर रहे तो इट कुड बी बेटर, बट इट इज़ एन ऑप्शनल, ये आपका एक एक्स्ट्रा ऑप्शनल आप लोग कह सकते हो। साथ ही इस तरीके की सिचुएशन में भी जो है बातें ठप नहीं होनी चाहिए, बातें दो कंट्रीज़ या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन की जो सबमिट है वो ख़त्म नहीं होनी चाहिए। थिंग्स शुड बी गो ऑन। ओके, तो आप लोग की भी जैसे चीज़ें चल रही है वो भी चलती रहनी चाहिए, चाहे पैंडेमिक हो या फिर कुछ भी हो, इट डजेंट मैटर। ओके, कमिंग टू द थर्ड टॉपिक, India's energy cooperation with neighboring
कंट्रीज़। ठीक है, तो देखते हैं एनर्जी कॉपरेशन के बारे में। रिसेंटली इंडिया और भूटान के द्वारा एक पैक्ट साइन किया गया है, वो भी फर्स्ट जॉइंट वेंचर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। अब आते हैं इंडिया और भूटान के बारे में। तो न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि 600 मेगावाट कोलोंगचू प्रोजेक्ट है, ये आपका 4 प्रोजेक्ट का पार्ट है जिसको 2008 में ही एग्री किया गया था। इसके अलावा 3 कौन है, बुनाखा, वांगचू और चमराकचू। कैसे कैसे नाम है, बट ये ठीक है, चू चाह जो भी है ये इन कंट्रीज़ की अपनी लैंग्वेज है। ओके, बट देखिएगा, याद कर लीजिए। ओके, एंड ये 50-50 जॉइंट वेंचर है सतलज जल विद्युत निगम और हिमाचल प्रदेश पीएसयू के बीच में, भूटनीज ड्रूक ग्रीन पावर कॉर्पोरेशन के बीच में। गाइडलाइन दिया गया है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी 2018 का, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ पावर के द्वारा इशू किया गया है, जिसमें कि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जो भी इलेक्ट्रिसिटी है इंडिया और नेबरिंग कंट्रीज़ के बीच में वो फैसिलिटेट कर सके। तो इंडिया की एनर्जी कॉपरेशन देखते हैं नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ। पहले इंडिया और भूटान की बात कर लेते हैं। दोनों कंट्रीज़ के द्वारा साइन किया गया है। इंडिया और भूटान की जो फ्रेमवर्क एग्रीमेंट है वो भी हाइड्रो पावर डेवलपमेंट और ट्रेड का 2006 में ही किया गया था, जिसमें कि आपका ये टारगेट था कि 10,000 मेगावाट तक का हाइड्रो पावर को डेवलप करना है 2020 तक। की प्रोजेक्ट क्या क्या है, तो पहला है कि तला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो कि 1020 मेगावाट है। सेकंड है कि दोरजिलुंग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट 1125 मेगावाट का है। तो ये ट्राइलेटरल कॉपरेशन था, भूटान, इंडिया और यहाँ पे बांग्लादेश भी इंक्लूड है, तो ये ध्यान रखिएगा। सेकंड एनर्जी कॉपरेशन अगर हम लोग किसी कंट्रीज़ के साथ देखेंगे, नेबरिंग कंट्री जो कि इंडिया और नेपाल के बीच में है, दोनों के द्वारा एक पावर ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया गया था 2014 में, जिसमें कि दोनों कंट्रीज़ के द्वारा ये कमिट किया गया था कि एनर्जी को खरीदेंगे भी बेचेंगे भी जब यहाँ पे शॉर्टेज का टाइम आएगा। साथ ही यहाँ पे 22 क्रॉस बॉर्डर पावर एक्सचेंज फैसिलिटी है जो कि दोनों कंट्रीज़ के बीच में है। महाकाली ट्रीटी है जिसको साइन किया गया था 1996 में, और वो भी पंचेश्वर मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए। उसके बाद इंडिया बांग्लादेश की बात करें इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड का, तो एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया था 2010 में दोनों कंट्रीज़ के बीच में, और वो भी पावर एंड इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ग्रिड कनेक्टिविटी के लिए। सेकेंड है यहाँ पे कि इंडिया जो है अभी करेंटली इनके द्वारा पास किया जा रहा है 1200 मेगावाट पावर, वो भी बांग्लादेश को, और ये 2021 तक इसको इंक्रीज़ करके कितना किया जाएगा, तो 2500 मेगावाट तक किया जाएगा। अभी 1200 दिया जा रहा है, तो दुगुना से भी थोड़ा ज़्यादा यहाँ पे आपका जो है नेक्स्ट 2021 तक इसको बढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट हम लोग की इंडिया और म्यांमार की बात करें, तो आज के डेट में इंटरकनेक्शन जो ट्रांसमिशन लाइन है मोरे से तामू तक, मोरे मणिपुर में है जो कि इंडिया में आता है, और तामू म्यांमार में है, तो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रिसिटी होता है इंडिया से म्यांमार तक, तो ये भी ध्यान रखना है। तो यहाँ पे एक पॉइंट है। ओके, कुछ सक्सेसफुल रीजनल एनर्जी कॉपरेशन एग्रीमेंट भी देख लेते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड में। तो ग्रेटर मेकोंग सब रीजन की बात करें, जिसमें कि कंबोडिया, चाइना, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम है, जिनके द्वारा जो है एस्टिमेट किया गया था कि वो $14.3 बिलियन तक का सेव किए, क्योंकि यहाँ पे फॉसिल फ्यूल को सब्सिट्यूट करके, वो भी हाइड्रो पावर के साथ। सदर्न अफ्रीकन पावर पूल की बात करें, तो ये इंटरनेशनल पावर पूल है, वो भी 12 अफ्रीकन कंट्रीज़ में। इसका एम है कि यहाँ पे रिलेबल और इकोनॉमिकली इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को प्रोवाइड करना है, वो भी कंज्यूमर को। थर्ड है नॉर्डिक पुल, जो कि वर्ल्ड की फर्स्ट इंटरनेशनल एक्सचेंज है पावर ट्रेडिंग का, और ये सोर्सिंग पावर है डिफरेंट सोर्सेज से, जैसे कि हाइड्रो, थर्मल, न्यूक्लियर, विंड और सोलर। ठीक है, हर तरीके से। हाइड्रो मतलब वाटर है, ध्यान रखिएगा। बेनिफिट देखते हैं इस तरीके का एनर्जी कॉपरेशन जो हम लोग नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ कर रहे हैं, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, तो इससे क्या बेनिफिट होता है। सबसे पहला क्या होता है ना कि जो अनटैप्ड हाइड्रो पावर पोटेंशियल है वो यूटिलाइज हो पाता है, क्योंकि आप लोग देखिए जो हाइड्रो पावर पोटेंशियल भूटान और नेपाल में एक साथ है वो कितना है, तो 1,13,000 मेगावाट का है, और वही नॉर्थ ईस्ट इंडिया के आप देखोगे तो 58,000 जो है मेगावाट का है। तो इससे क्या है ना कि अगर हम लोग कंट्रीज़ दूसरे कंट्रीज़ के साथ यहाँ पे मिलकर इस तरीके का एनर्जी कॉपरेशन करते हैं, तो इससे क्या होता है कि हमारी कहीं ना कहीं एनर्जी कॉपरेशन जो है ना वो यहाँ पे आपको हाइड्रो पावर जो यहाँ पे पोटेंशियल है वो यहाँ पे बूस्टअप होता है और बेटर तरीके से यूटिलाइज भी होता है, इफेक्टिव यूज़ होता है जो सीजनल कॉम्प्लीमेंटरीज है। क्योंकि विंटर के टाइम में आप देखोगे जब रिवर्स जो है ना वो ड्राई हो जाती है, तो भूटान और नेपाल जो है वो इलेक्ट्रिसिटी इंपोर्ट करते हैं इंडिया से, तो ये भी देखने को मिलता है। कुछ और रिन्यूएबल सोर्सेज है वो लेस पोटेंशियल होते हैं, जैसे कि सोलर एनर्जी ठंड के टाइम में तो ये मिलेगा नहीं, क्योंकि मानसून के टाइम में आपको इंडिया में भी नहीं मिलेगा। तो इस तरीके का क्या होता है ना कि हाइड्रो पावर हार्नेस किया जाता है, यानी कि समटाइम्स आपको इंडिया भूटान में देखने को मिलेगा कि अगर ठंड के वेदर में उनके यहाँ कुछ काम नहीं होता है, एनर्जी कंजप्शन की प्रॉब्लम हो एनर्जी कॉपरेशन की प्रॉब्लम होती है, तो इंडिया वाले इलेक्ट्रिसिटी भेजते हैं। हमारे यहाँ जैसे मानसून में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, सोलर एनर्जी हम लोग नहीं रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्स में ले पाते, तो वो लोग हम लोग को इलेक्ट्रिसिटी भेजते हैं। तो इस तरीके
तरीके का भी कॉपरेशन होता है। रिड्यूस होता है यानी कि फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर जो हम लोग डिपेंडेंसी रखती है, हमारी जो निर्भरता रहता है वो कहीं ना कहीं कम होता है। जो हाइड्रो पावर का पोटेंशियल अगर हम लोग इसको सही तरीके से ले रहे हैं तो इससे क्या होगा कि फॉसिल फ्यूल्स से जिससे कि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं उसके ऊपर डिपेंडेंसी कम होगा। फॉसिल फ्यूल से हम लोग कम क्यों करना चाह रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं इमिशंस ज़्यादा होती है, ग्लोबल इमिशंस होती है कार्बन डाइऑक्साइड की या फिर ग्रीन हाउस गैसेस की। तो उससे क्या होता है कि हमारा ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, उससे क्या हो रहा है कि हमारी जो है क्लाइमेट चेंज हो रही है। तो ये सारी चीज़ों को यहाँ पे टैकल करने के लिए कर रहे हैं। इंडिया के द्वारा अकेले जो है ना 35,000 मेगावाट जो कोल फायर्ड पावर प्लांट कंस्ट्रक्शन है उसको कम किया गया है, ठीक है। उसके बाद इन्वायरमेंटल बेनिफिट भी आप देखिएगा, ये तो मैं बता ही दी हूँ कि इंडिया जो है ना यहाँ पे रिड्यूस कर सकते हैं इंडिया 6.5% जो पावर सेक्टर है कार्बन डाइऑक्साइड के इमिशन से। तो ये मैं बता दी हूँ। क्रिएट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, तो यहाँ पे क्या है ना कि क्रॉस बॉर्डर जो इंटरकनेक्टेड सिस्टम है इससे क्या है कि हमारी जो आज के डेट में जनरेशन है वो और ज़्यादा बढ़ सकता है, ट्रांसमिशन बढ़ सकता है, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बढ़ सकता है। तो इससे क्या होगा कि इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ेगा जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर भी पार्टिसिपेट करेंगे। इकोनॉमिक और फिनेंशियल गेन है, स्टेबल इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करना कंज्यूमर को, वो भी क्रॉस बॉर्डर, कहने का मतलब है कि दूसरे कंट्री में। तो इससे क्या होगा कि हमारे इंडिया की जो इंडस्ट्रियल और कमर्शियल एक्टिविटीज़ है उसको हम लोग प्रमोट कर रहे हैं और उससे कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमिक गेन हुई होगी। साथ ही इकोनॉमीज ऑफ स्केल की बात करें तो रीजनल अप्रोच है, इससे क्या होगा कि डिज़ायर्ड जो इकोनॉमीज है स्केल की वो यहाँ पे कहीं ना कहीं बढ़ेगी, इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का जो कॉस्ट है वो कहीं ना कहीं कम होगा। तो ये सारी चीज़ है जो कि आप लोग देख सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट है। लेकिन बेनिफिट है तो अगेन चैलेंजेस है, ठीक है, इश्यूज़ हैं, इश्यूज़ के बिना तो चलेगा नहीं। तो सबसे पहले है कि पॉलिसी चैलेंजेस है, यानी कि हमारे यहाँ जो पॉलिसीज़ है ना उसमें बहुत ज़्यादा कमी देखने को मिलेगा कि एक अच्छा खासा फ्रेमवर्क होना चाहिए। ये एक मेजर हर्डल होता है जिससे कि जो ट्रांस बॉर्डर रीजनल पावर मार्केट है ना उसकी डेवलपमेंट में, जैसे कि आप लोग नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसीज़ देख लीजिए, वो डेडिकेटेड फोकस नहीं है डेवलपमेंट में, यानी कि कॉम्पिटिटिव मार्केट को डेवलप करने के लिए जो है उसमें एक अच्छा खासा डेडिकेटेड फोकस नहीं है। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्निकल कॉन्स्टेंट देख लीजिए, बहुत सारा एब्सेंस देखने को मिलेगा किसी भी ग्रिड डिसिप्लिन का, वो भी क्रॉस बॉर्डर इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड में। लिमिटेड ट्रांसमिशन नेटवर्क देखने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। पॉलिटिकल चैलेंजेस है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और नेशनल सिक्योरिटी जो है एक मेजर कॉज ऑफ कंसर्न है, जैसे कि टैरिफ फिक्सेशन कर दिया जाता है, पॉलिटिकल बैकलैशेस होती है। तो ये सारी प्रॉब्लम है। इन्वेस्टमेंट चैलेंजेस और फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट है, यानी कि पैसों की कमी हो जाती है, इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाता है। एफडीआई जो है वो समटाइम्स आपको कांस्टेंट देखने को मिलता है, ज़रूरत से कम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो पाती है एफडीआई के थ्रू। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, यानी कि फॉरेन बाहर के लोग जो है अगर हमारे किसी भी सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो चीज़ों की भी कमी देखने को मिलती है। सो दीज आर द चैलेंजेस इन क्रॉस बॉर्डर इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन। वे फॉरवर्ड में बताया जा रहा है कि जो एनर्जी अवेलेबिलिटी है उसको इंश्योर करना है और इफेक्टिव यूज़ करना है। जो क्रॉस बॉर्डर इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन हो रहा है उसको अच्छा खासा यूज़ करना है, जिसके थ्रू हम लोग हारमोनियस जो है एक अच्छा खासा पॉलिसी फ्रेमवर्क कर सके। क्रॉस बॉर्डर स्टीयरिंग कमेटी हो, इंडिपेंडेंट मल्टीलैटरल रेगुलेटरी बॉडी हो कि टाइम टू टाइम रेगुलेट करे कि ये जो एनर्जी कॉर्पोरेशन है ये सही तरीके से हो रहा है कि नहीं। साथ ही आप लोग देखो कि यहाँ पे हम लोग को इतने अच्छे तरीके से काम करना है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी को भी यहाँ पे प्रमोट कर सके, वो भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करके। मोर फाइनेंशियल असिस्टेंस हो मल्टीलेटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। पैसे की कमी नहीं होनी चाहिए, फंड की कमी नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज डेवलपमेंट प्रोसेस कहीं ना कहीं ठप हो जाता है। कॉमन प्लेटफॉर्म को यहाँ पे फॉर्म करना चाहिए जिससे कि पीरियोडिक नॉलेज एक्सचेंज होना चाहिए। जितने भी पॉलिसी मेकर्स है, रेगुलेटर्स है, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स है, रिसर्च इंस्टीट्यूशन है, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन और मीडिया है। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल में जो कि बहुत ही अच्छी न्यूज़ है कि इंडिया फिर से इलेक्ट हो चुके हैं नॉन परमानेंट मेंबर के, और वो भी कौन सा, तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, ठीक है। देख लेते हैं, न्यूज़ तो यही है क्योंकि 2 साल के लिए हम लोग यहाँ पे इलेक्ट होकर आए हैं। कुछ यहाँ पे पहले बेसिक चीज़ें देख लेते हैं जो कि फिगर बहुत अच्छा बताया गया है। देखिए, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में क्या है ना कि यहाँ पे टोटल 15 मेंबर होते हैं। 15 मेंबर में से 5 यहाँ पे परमानेंट होते हैं, 10 यहाँ पे नॉन परमानेंट होते हैं। तो 5 परमानेंट जिनके पास वीटो पावर है कि वो यहाँ पे, जैसे हमारे प्रेसिडेंट के पास वीटो पावर है ना कि बिल्स जो पास होता है उसको सस्पेंड कर सकते हैं या फिर इनडेफिनेट टाइम के लिए वो अपने पॉकेट में रख सकते हैं, पॉकेट वीटो है। तो ये सारा वीटो यानी कि एक एक्स्ट्रा पावर होता है जितने भी परमानेंट मेंबर है। ये परमानेंट मेंबर कौन है, तो यूएस, चाइना, यूके, रशिया और फ्रांस है, ठीक है। 10 नॉन परमानेंट मेंबर है जिनके पास कोई भी वीटो पावर नहीं है। तो कौन कौन है आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, कितने सीट्स किसको किसको दिए जाते हैं, ये फिक्स्ड है आपके कि नॉन परमानेंट मेंबर किस किस कॉन्टिनेंट से आएंगे। तो यहाँ पे आप लोग देखिए कि 1 सेकेंड, स्टोरेज कैपेसिटी फुल, ओके, ऑल टाइम 3 यहाँ पे सीट्स है एशिया की तरफ से, 2 सीट है आपका लैटिन अमेरिका और कैरेबियन में, 2 आप लोग को वेस्टर्न यूरोप, 1 आपका ईस्टर्न यूरोप एंड यहाँ पे 2 जो है आपका अफ्रीका है। तो टोटल 5 आपका बताया जाता है कि अफ्रीका और एशिया से है, ठीक है। तो ये आपका 10 हो गया नॉन परमानेंट, 5 हो गया परमानेंट, जिसमें कि आप लोग देख सकते हो कि चाइना, फ्रांस, रशिया, यूएसए और यूके। तो टोटल 15 मेंबर्स हो गए।
हर एक साल जो है जनरल असेंबली यहाँ पे 5 नॉन परमानेंट मेंबर को इलेक्ट करते हैं, वो भी 2 साल के लिए, और 2/2 मेजोरिटी। तो इट शुड बी रिमेंबर कि 2/3 मेजोरिटी से यहाँ पे इलेक्ट किया जाता है। जो रिटायरिंग मेंबर होते हैं वो एलिजिबल नहीं होते हैं कि फिर से वो इलेक्शन में खड़े हो, और ये इलेक्शन जो है आपका सीक्रेट बैलेट से होता है, और यहाँ पे कोई भी नॉमिनेशन नहीं होता है। ठीक है, 10 नॉन परमानेंट सीट्स है जिसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है रीजनल बेसिस पे, जो कि हम लोग देख चुके हैं। 2 फॉर अफ्रीका, 3 फॉर एशिया, 2 फॉर लैटिन अमेरिका एंड कैरेबियन, 2 फॉर वेस्टर्न यूरोप एंड 1 फॉर ईस्टर्न यूरोप। ओके, आइए अब देख लेते हैं और न्यूज़ में क्यों है। इंडिया मात्र एक ओनली इंडोर्स्ड कैंडिडेट है फ्रॉम एशिया पैसिफिक स्टेट से, जिनके द्वारा 192 बैलेट कास्ट से यहाँ पे 184 वोट मिला है। मतलब आप समझ सकते हो अ बिग चंक हमें इस इलेक्शन में मिला है, बहुत अच्छे नंबर से हम लोग यहाँ पे पास हुए हैं। इंडिया 2 ईयर्स टर्म के लिए है, और ये स्टार्ट होगा नेक्स्ट ईयर से, जो कि 1 जनवरी 2021 के लिए। ठीक है, 21 से ये स्टार्ट होगा। ये इंडिया का 8 टर्म है, ऐसा नहीं कि फर्स्ट टर्म हम लोग इलेक्ट होकर आए हैं। यहाँ पे टोटल 8 टर्म है। इससे पहले जो है हम लोग कब कब यहाँ पे इलेक्ट हुए, 1950, 1967, 1972, 1977, 1984 एंड 1991, एंड अभी रिसेंटली था 10 साल पहले, जो कि 2011 में था। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। इंडिया के साथ साथ आयरलैंड, मैक्सिको एंड नॉर्वे है, जिनको यहाँ पे सिक्योरिटी काउंसिल में जगह मिल गया है नॉन परमानेंट मेंबरशिप के जैसा। इंडिया की प्रायोरिटी देखें कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अब तो हमारी सीट मिल गई है, लेकिन प्रायोरिटी क्या है, इंडिया की तरफ से क्या क्या बातें यहाँ पे रखनी चाहिए। इलेक्शन कैंपेन्स में अगर हम लोग देखें तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा एक ब्रोशर लॉन्च किया गया था, जिसमें कि इंडिया की प्रायोरिटीज़ दिखाई गई थी। इंडिया को यहाँ पे 5 प्रायोरिटीज़ के द्वारा गाइड किया जाएगा, जिसमें कि आपका थीम्स है नॉर्म्स। सो नॉर्म्स मतलब न्यू ओरिएंटेशन फॉर अ रिफॉर्म्ड मल्टीलेटरल सिस्टम। तो इसमें क्या क्या है देख लेते हैं। सबसे पहले एन फॉर न्यू अपॉर्चुनिटी फॉर प्रोग्रेस। ठीक है, तो न्यू अपॉर्चुनिटी क्या क्या है। सबसे पहला है कि यहाँ पे हम लोग एक अच्छा खासा पार्टनरशिप के साथ यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करेंगे कि एक इनोवेटिव और इंक्लूसिव सॉल्यूशन लेकर आए, जिससे कि डेवलपमेंट हमारे कंट्री में बेटर हो, पूरे ऑल ओवर द कंट्री में डेवलपमेंट बेटर हो, ग्रेटर इन्वॉल्वमेंट हो। विमेन की इन्वॉल्वमेंट पे बात कर रहे हैं, यूथ की इन्वॉल्वमेंट में बात कर रहे हैं। इन्वॉल्वमेंट में यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है विमेन और यूथ आगे निकल कर आए। प्रैग्मेटिक, निम्बल और इफेक्टिव प्लेटफॉर्म होना चाहिए, जिससे कि सस्टेनेबल पीस हो पूरे ग्लोबल सिक्योरिटी में। सेकंड कि एक इफेक्टिव रिस्पांस होना चाहिए इंटरनेशनल टेररिज्म में। टेररिज्म के अगेंस्ट में हम लोग बहुत ज़्यादा फाइट करते हैं, तो उसी के अगेंस्ट में हम लोग यहाँ पे रखें कि जो भी यहाँ पे अब्यूज़ हो रहा है आईसीटी का, वो भी टेररिस्ट के द्वारा, तो उसको एड्रेस करना है। नेक्सस जो है उसको डिस्टर्ब करना है। नेक्सस जो उनके स्पॉन्सर्स होते हैं, जो टेररिस्ट को बढ़ावा देते हैं, ऑर्गेनाइज जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ होती है, ये सारी चीज़ों को ख़त्म करना है। जो टेरर फाइनेंस होता है, यानी कि टेररिस्ट को जो यहाँ पे पैसे वगैरह दिए जाते हैं, तो उसको भी यहाँ पे देखना है और ख़त्म करना है। और नॉर्मेटिव यहाँ पे स्ट्रेंथन करना है, यानी कि अच्छे तरीके से यहाँ पे फ्रेमवर्क लेकर आना है, और डिफरेंट मल्टीलैटरल फोरम में जो है इसको कोऑर्डिनेट भी करना है। रिफॉर्म करना है मल्टीलैटरल सिस्टम, यानी कि वाइड स्प्रेड कंसर्न देखने को मिलेगा, जिसमें कि हमारे यहाँ अगर एग्जिस्टिंग जो मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन की जो कमी है वो पूरा करना है न्यू चैलेंजेस के साथ। रिफॉर्म करना है मल्टीलैटरलिज्म, यानी कि यहाँ पे जो पोस्ट कोविड एरा के बाद देखेंगे तो हम लोग को मल्टीलैटरलिज्म जो है उसको रिफॉर्म करना है। फर्स्ट और वाइटल स्टेप लेकर आना है कि कैसे सिक्योरिटी काउंसिल को रिफॉर्म किया जाए। नेक्स्ट यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच लेकर आना है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी के लिए। इंडिया का विजन है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी का, कि यहाँ पे डायलॉग और कॉपरेशन के थ्रू हम लोग शांति और जो सिक्योरिटी है वो लेकर आ सकते हैं। म्यूचुअल एक दूसरे का रिस्पेक्ट करना है, इंटरनेशनल कानून जो है उसको कमिटमेंट करना है। साथ ही यूनाइटेड नेशन की जो पीस कीपिंग है वो उस पर भी ध्यान रखना है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि सबसे ज़्यादा जो पीस कीपिंग फोर्सेज है वो हमारे कंट्री से ही है। विमेन भी सबसे ज़्यादा हमारे कंट्री से ही। अब तक जितने भी पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में जहाँ पे भी पीस कीपिंग के फोर्सेज भेजे गए, ट्रूप्स भेजे गए हैं, तो उसमें इंडिया का भी पार्टिसिपेशन रहा है। तो इसको और बेटर तरीके से लेकर चलना है। साथ ही टेक्नोलॉजी को प्रमोट करना है विथ ह्यूमन टच एज ए ड्राइवर ऑफ सॉल्यूशन। इंडिया यहाँ पे इंकरेज करेगी कि पार्टनरशिप होना चाहिए, जिससे कि हम लोग टेक्नोलॉजी इनोवेशन को और ज़्यादा बेनिफिट दे सके। ह्यूमन सफरिंग को यहाँ पे कम करना है, ईज़ ऑफ लिविंग होना है, यानी कि आराम से हम लोग जी सके, और रेजिलिएंट कम्युनिटीज़ को बिल्ड करना है। तो इंडिया जो है वो इन सारे प्रायोरिटीज़ को परस्यू करेंगे, वो भी 5S अप्रोच से, यानी कि रिस्पेक्ट करना है, सम्मान करना है, संवाद करना है, सहयोग करना है, शांति लाना और समृद्धि लाना है। तो आप लोग समझ सकते हो कि 5S अप्रोच लिया जाएगा हमारे द्वारा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। अब आते हैं एक और आर्टिकल बची हुई है, लास्ट आर्टिकल ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, तो इसको भी देख लेते हैं। यूरोपियन यूनियन वियतनाम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, यानी कि EU और वियतनाम के बीच में यहाँ पे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है।
तो न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि वियतनाम की जो नेशनल असेंबली है उनके द्वारा रेटिफाई कर दिया गया है यूरोपियन यूनियन वियतनाम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और यूरोपियन यूनियन वियतनाम इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन एग्रीमेंट। तो देखते हैं ये क्या है। यूरोपियन यूनियन जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, ये सेकंड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है जो कि यूरोपियन यूनियन और आसियान कंट्री के बीच में, और आसियान कंट्री के जो यहाँ पे सिंगापुर है उसमें फर्स्ट था, और उसके जो आपके सेकंड मेंबर है वियतनाम, तो उसके साथ ये सेकंड आपका यूरोपियन यूनियन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कहने का मतलब है कि अगर दो कंट्री के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, व्यापार यानी कि सामान का जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है उस पर जितनी भी ड्यूटीज़ लगते हैं, तो ये आपका जो है ना दोनों कंट्रीज़ में आपका फ्रीली आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगा, ड्यूटीज़ नहीं लगेंगे। तो आसियान कंट्री में टोटल 10 कंट्रीज़ है। आपको बताने कि कौन कौन से 10 कंट्रीज़ है, नेक्स्ट लेसन में मैं इसका आंसर दे दूंगी। फिलहाल जो सिंगापुर है वो पहले जो है EU के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर चुके। सेकंड जो आसियान कंट्री है वियतनाम, उनके द्वारा अभी ये साइन किया गया है। इससे क्या होगा कि जो 99% कस्टम ड्यूटी है ये खत्म हो पाएगा। ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स देखने को मिलता है जिससे कि आपका सही तरीके से ट्रेड नहीं होता है कुछ सामानों का, जैसे कार हो गए, मेडिसिन हो गए, तो ये सारी चीज़ें हट जाएगी। साथ ही यहाँ पे फर्स्ट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है साइन किया गया था जब ग्लोबल कोविड-19 पैंडेमिक आउटब्रेक हुआ था, और इससे क्या है ना कि सप्लाई चेन बहुत ज़्यादा आपका डिसरप्ट हो गया था। बहुत सारे कंट्रीज़ जो है, क्योंकि सारी चीज़ें बंद हो गई थी ना, ऑलमोस्ट सारे कंट्रीज़ लॉकडाउन हुए ही है कभी ना कभी। तो इससे क्या हुआ कि जो ग्लोबल सप्लाई चेन है वो डिसरप्ट हो गया। जिस कंट्री को जिस कंट्री से ज़रूरत थी शायद वो उससे नहीं मिल पाया, तो वो चाहते हैं कि दूसरे कंट्री से ले ले। तो इस तरीके का भी अभी यहाँ पे आपका फंडा अपनाया गया। तो इस तरीके का जो यूरोपियन यूनियन वियतनाम इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन एग्रीमेंट लाया गया, ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का ही एक पार्ट है, और ये दोनों कंट्रीज़ के बीच में है। यूरोपियन यूनियन एक यूनियन है जिसमें कि आपको टोटल 28 कंट्रीज़ देखने को मिलेगा। इससे जब ब्रिटेन बाहर हो गया, UK बाहर हो गया, तो फिर यहाँ पे 27 मेंबर्स रह गए। ठीक है, तो ये पूरा यूनियन है, तो याद रखिएगा। इसका एम है, यानी कि यहाँ पे जो आपका यूरोपियन यूनियन वियतनाम इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन एग्रीमेंट है, कि यहाँ पे जो इन्वेस्टर्स है उसको प्रोटेक्ट करना है और अच्छा खासा जो है होस्ट कंट्री में इन्वेस्टमेंट हो सके। बहुत सारे सेगमेंट में आप देखोगे तो इंडिया जो है वो क्लोजली कॉम्पीट करते हैं वियतनाम के साथ, और वियतनाम भी जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यहाँ पे साइन किया गया है। तो इंडिया जो है ना कुछ मेजर इम्पैक्ट दे सकती है इन सारे सेगमेंट में, वो भी पीरियड ऑफ टाइम में। तो इंडिया को जो है इस तरीके ना कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, ऐसा बताया जा रहा है। इम्पैक्ट क्या होगा इस तरीके का, अगर वियतनाम जो है अगर यूरोपियन यूनियन को साइन कर लेते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, तो इंडिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा। इम्पैक्ट होगा हमारे डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ में बहुत सारे सेक्टर्स में, जैसे कि एप्पल सेक्टर है इंडिया में, इसको ज़रूरत है कि 9% जो है पे करे, वो भी यूरोपियन यूनियन में। वहीं अगर वियतनाम देखें तो वो यहाँ पे कोई भी ड्यूटी पे नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है क्योंकि हम क्या है ना कि यूरोपियन यूनियन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन नहीं किए हैं, और वियतनाम यहाँ पे साइन कर लिया। तो हमें क्या करना होगा, हमें अगर यूरोपियन यूनियन से अप्रैल सेक्टर्स में, यानी कि हम जो कपड़े वगैरह मंगाते हैं, तो हम 9% जो है ड्यूटी पे करते हैं, अब वियतनाम जो है उसको फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकता है। तो सिमिलर इम्पैक्ट जो है वो दूसरे सेक्टर में भी देखने को मिलेगा, जैसे कि फुटवेयर हो गया, फिशिंग वगैरह में हो गया। इन्वेस्टमेंट शिफ्ट हो सकता है। वियतनाम जो है एक आपको देखने को मिलेगा कि अच्छा खासा डेस्टिनेशन देखने को मिलेगा बहुत सारे फॉरेन कंपनीज़ का, कि वो वहाँ पे इन्वेस्ट कर सके, क्योंकि यहाँ पे मार्केट अब और ज़्यादा आगे बढ़ेगा, लोअर यहाँ पे आपका लेबर कॉस्ट होगा, तो इसलिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बढ़ सकता है। जो इंडिया में पहले इन्वेस्टमेंट करते थे, अब वो चाहेंगे कि वियतनाम में इन्वेस्टमेंट कर दे। ठीक है, साथ ही साथ कपलिंग विद अदर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, यूरोपियन जो प्रोड्यूसर्स है वो इन्वेस्ट कर सकते हैं वियतनाम में, और आप देखोगे कि जहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं, यानी कि फर्दर अदर मार्केट जो कि एशिया पैसिफिक में है, तो मार्केट जैसे कि चाइना है, तो उसमें भी आप लोग देखोगे, क्योंकि चाइना और वियतनाम जो है ना वो यहाँ पे एक मेजर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में जा चुके हैं, जो कि रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप का यहाँ पे पार्ट है। तो RCEP है जिसमें कि आपके टोटल 16 मेंबर्स है, तो इसमें भी जितने भी मेंबर्स है वो यहाँ पे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है इनके बीच में। लेकिन इंडिया के पास भी ये प्रपोजल आया था कि RCEP को ज्वाइन कर ले, बट इंडिया के द्वारा ये मना कर दिया गया, क्योंकि इंडिया जो है अपने डोमेस्टिक मार्केट को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, हम लोग अपने फार्मर्स को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, इसलिए हम लोग इस तरीके का स्टेप्स नहीं लिए हैं। वे फॉरवर्ड में बताया जा रहा है कि यहाँ पे कंक्लूड करना होगा इंडिया EU फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, तो इंडिया को भी ये नलीफाई करना चाहिए और कंक्लूड करना चाहिए इसको, और जो कि साइन किया गया है 2007 से ही इसको चलाया जा रहा है, लेकिन अब तक जो है हम लोग इस पर बात नहीं किए हैं। लेबर रिफॉर्म लाने की ज़रूरत है, क्योंकि आप लोग को देखने को मिला होगा कि आत्मनिर्भर भारत में प्रधानमंत्री जी लेबर रिफॉर्म के ऊपर बात किए थे। तो वियतनाम जो है ऑलरेडी यहाँ पे रेटिफाई कर चुके हैं 8 इंटरनेशनल
लेबर ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्ड। तो इंडिया को भी कुछ यहाँ पे लेबर रिफॉर्म लाने की ज़रूरत है, जो कि इस तरीके का जो पोटेंशियल है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का वो यहाँ पे ख़त्म हो सके। क्वालिटी स्टैंडर्ड बढ़ाना है। बेस्ट वे ये है शॉर्ट टर्म के लिए कि यहाँ पे क्या होना चाहिए कि अच्छा खासा स्टडी होना चाहिए, यानी कि नॉन टैरिफ मैटर के मेजर्स के ऊपर जो है स्टडी होना चाहिए। कॉमोडिटी स्पेसिफिक एग्रीमेंट हो। लंबे समय तक क्या है कि कॉमोडिटी फोकस ट्रेड एग्रीमेंट होना चाहिए, जिससे कि आपका एक सोल्यूशन हो सकता है। और यहाँ पे पोस्ट फैक्टो एनालिसिस जो है वो यहाँ पे करना चाहिए कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से एक अच्छा खासा इफेक्ट आ रहा है कि नहीं एक्सपोर्ट करने में या फिर नहीं। तो ये सारी बातें यहाँ पे बताई जा रही है। तो आइए थोड़ा मैप में देख लेते हैं वियतनाम, इंडिया और यूरोपियन यूनियन को भी। ये हमारी इंडिया है, ओके। और ये आप लोग देख सकते हो कि वियतनाम है, जो कि वाइट कलर की जो आपको बॉर्डर देखने को मिल रही है ना साइड में, ये आपका वियतनाम है, ठीक है। तो ध्यान से देख लीजिएगा, वैसे भी आप लोग बड़े मैप में देखते ही होंगे। तो वियतनाम जो है आपको देखने को मिलेगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इक्वेटर के बीच में अच्छी सी कंट्री है, जो कि पैसिफिक ओशन के साथ अपना साउथ ईस्ट चाइना सी है, जिसमें कि इस तरीके का जो है आपका बाउंड्री शेयर करती है, ठीक है। और उसके बाद यूरोपियन यूनियन यहाँ देख सकते हैं, मैं अभी डिटेल में कंट्रीज़ बताऊंगी, बट यूरोप यहाँ पे कंट्री है तो देख सकते हैं, ठीक है। इस तरीके का जो है यहाँ पे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है। अब आते हैं यूरोपियन यूनियन की जो 28 कंट्रीज़ है, इसके बारे में आप लोग देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पे फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, आयरलैंड, यूके, नीदरलैंड, फ्रांस, स्पेन, पोर्तुगीज़ और इटली, ऑस्ट्रिया, हंगरी, चेज़ रिपब्लिक, यहाँ पे छोटे छोटे बहुत सारे कंट्रीज़ है, आप लोग देख सकते हो। याद बिल्कुल नहीं करना है, यूरोपियन यूनियन का कोई आपसे कंट्रीज़ नहीं पूछेगा, बट आप लोग को ध्यान होना चाहिए कि कितने कंट्रीज़ है जो कि एक साथ जो है यहाँ पे यूनियन चला रहे हैं। इनका अपना खुद का करेंसी होता है जो कि यूरो है, ठीक है। 28 मेंबर्स में से 19 मेंबर्स है जो कि यूरो मानते हैं, और बाकी सब जो है अपनी कंट्रीज़ की लोकल करेंसी को ही फॉलो करते हैं। फाइन। सो दीज आर ऑल अबाउट कि आज की हमारी यहाँ पे इंटरनेशनल रिलेशंस की जो भी टॉपिक है वो कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट वी विल स्टार्ट विथ इकॉनमी, ओके। फिर मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट के बारे में बात करेंगे। बहुत कुछ बात करने को है इकॉनमी में, क्योंकि आप लोगों को पता है कि क्या सिचुएशन चल रहा है कोविड-19 का। तो कुछ न्यू चीज़ें देखेंगे, कुछ न्यू आर्टिकल, कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन, जो कि बहुत ही अगेन वेरी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। सो गाइज आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये लेसन अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी, तो बस लाइक कीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। और अपने दोस्तों के साथ या फिर सोशल नेटवर्किंग साइट्स में ज़रूर शेयर किया कीजिए। और फिर भी कोई डाउट, कोई सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर सकते हो। एंड मेक श्योर कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। सब्सक्राइब कर लीजिए, उससे मेरी नेक्स्ट लेसन की जो अपडेशन होगी वो आप लोग को नोटिफिकेशन के द्वारा मिल जाएगी। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।